हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं, जिसका नाम है 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति। ये क्लास 10th के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। या आप कहीं भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहां पे सोशल साइंस शब्द ऐड है, तो उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए। ठीक है, हम जिक्र करने वाले हैं 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। और ये पूरे कहानी के आधार पर जिक्र करेंगे कि आखिर 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति क्यों हुई। और ये भी जानेंगे कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण था। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 1789 ईस्वी की जब फ्रांसीसी क्रांति हो गई, तो उसके बाद क्या क्या परिवर्तन किया गया। सबसे पहला बात हम आपको बता दें, एक वक्त था जब फ्रांस का राजा लुई 16वां था। फिर से एक बार बताते हैं, एक वक्त में फ्रांस का राजा लुई 16वां था और यह राजा काफी निरंकुश था। जो लुई 16वां फ्रांस का राजा था, काफी निरंकुश था और यह घोर प्रतिक्रियावादी था। यह जनता के सुख दुख की भलाई, मतलब सुख दुख के बात नहीं करता था। और ये जो लुई 16वां था, अपने ही काम से मतलब रखता था। जनता के साथ क्या घटनाएं घटित हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं था। और ये जो लुई 16वां था, जो फ्रांस का राजा था, यह जनता के ऊपर तरह तरह के टैक्स लाद दिया था। साथ ही साथ इसने सामंती व्यवस्था को लागू किया था, जिससे जनता काफी परेशान रहती थी। जो सामंती व्यवस्था क्या होता है, हम एक बार उसको उसको भी देख लेते हैं। सामंती व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें सामंती व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें किसानों के जमीन का मालिकाना हक किसी दूसरे जमींदार का होता था, और वह जमींदार किसानों द्वारा उगाए गए अनाज को सीधे राजा को सौंप देता था। और राजा उसके बदले जनता यानी कि किसान को कुछ रकम देता था। इससे जनता काफी परेशान रहती थी, काफी परेशान रहते थे। तो अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए राजा के महल अर्थात सेंट पीटरबर्ग महल की ओर चलते हैं। अर्थात मैं एक बात कह दूं कि ये जो राजा है लुई 16वां, काफी निरंकुश था और इससे जनता बिल्कुल खुश नहीं थी। जनता अपनी मांगों को पूरा करने के लिए रोटी दो का नारा देते हुए सेंट पीटरबर्ग महल की ओर चल देते हैं। और लाखों की संख्या में जनता होती है। और वह सन था 1789। 1789 ईस्वी का दौर था जब फ्रांस में ऐसा पहली बार होता है कि जनता सड़क पर उतर जाती है और राजा का विरोध करते हुए सेंट पीटरबर्ग महल की ओर रोटी दो का नारा देते हुए चल पड़ती है। राजा को इंफॉर्मेशन मिलते ही राजा घबरा जाता है और उस आंदोलनकारियों पर, ठीक है, जनता जो आंदोलन कर रही थी सेंट पीटरबर्ग महल की ओर चल दी थी, अपनी सेना को राजा ने आदेश दिया कि किसी भी तरह से उन क्रांतिकारियों को यानी कि आंदोलनकर्ताओं को रोको। और राजा के आदेश से जनता पर गोलियां बरसाई जाती है सैनिकों द्वारा अर्थात पुलिसों द्वारा, और हजारों की संख्या में जनता मारे जाते हैं। ठीक है, और एक बात जान लीजिए, 1789 ईस्वी में जो ये क्रांति होती है, इसका कारण भी देख लेते हैं। 1789 ईस्वी की सबसे पहला 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का सबसे इंपोर्टेंट कारण समझते हैं कि सामंती व्यवस्था। राजा लुई 16वां ने सामंती व्यवस्था लागू किया था। साथ ही साथ लुई 16वां की निरंकुशता भी शामिल था, यानी कि लुई 16वां काफी निरंकुश शासक था, जनता के सुख दुख का ध्यान नहीं रखता था। तीसरा कारण था कि जनता एवं मजदूरों पर टैक्स लगा दिया था। यानी कि हमने जाना कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में कि जनता यानी कि किसानों पर राजा द्वारा टैक्स लगा दिया गया था और जनता के पास विशेष अधिकार नहीं था, विशेष अधिकार सामंत के पास था। सामंत उन लोगों को कहा जाता है जो अमीर थे, जिनके पास काफी जमीन था। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण। हम 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को समझाए हैं कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी, तो आप लोग समझ चुके होंगे। हम देखेंगे कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण इस प्रकार निम्नलिखित है। सबसे पहला कारण कि लुई 16वां की
निरंकुश था। अर्थात लुई 16वां एक निरंकुश राजा था, जनता के सुख दुख का ध्यान नहीं रखता था। जनता इस राजा से काफी परेशान थी और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए जनता आंदोलन करती है और वह दौर था 1789। एक बात और याद रखना, इस विश्व में, दुनिया में सबसे पहले जो क्रांति हुई यानी कि राष्ट्रवाद का जो उदय होता है, इसी सन में होता है और फ्रांस में ही होता है। यानी कि राष्ट्रवाद का भी उदय पहली बार 1789 ईस्वी में ही फ्रांस में हुई और इसी समय से दुनिया में अलग अलग देशों में, दुनिया के अलग अलग देशों में भी राष्ट्रवाद का उदय होने लगा। यानी कि लुई 16वां की निरंकुशता पहला कारण था 1789 ईस्वी के। हमने राष्ट्रवाद का जिक्र किया है, आपको पता होना चाहिए कि अपने राष्ट्र से प्रेम करना या लगाव रखना ही राष्ट्रवाद है। क्योंकि एक समय था राजा महाराजा के समय में, जनता जो हुआ करती थी राजा से प्रेम करती थी, देश से नहीं। राजा चल जाते थे, राजा मर जाते थे और जनता वहीं पर रह जाती थी। उनके सुख दुख का ध्यान रखने वाला दूसरा राजा होगा कि नहीं, राजा कोई होगा कि नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं होता था। लेकिन बाद में जनता बुद्धिजीवी होने लगे और उन्होंने समझा कि राजा से प्रेम नहीं, अपने देश से, अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र कभी खत्म नहीं होने वाला है, अगर हम इससे प्रेम करते हैं तो ये हमारे पास मरते दम तक रहेगा, लेकिन राजा एक समय में चला जाएगा। तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ 1789 ईस्वी में। और जब भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिस देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसका एक ही कारण था कि वहां के जनता का खूब शोषण किया जा रहा था, जनता के साथ अत्याचार किया जा रहा था। तो जनता, सीधी सी बात है कि अपनी अत्याचार को कब तक सहेगी, सभी लोग मिल करके सामने आने लगे। दूसरा है सामंती व्यवस्था, अर्थात यही लुई 16वां ने सामंती व्यवस्था लागू कर दिया था। यानी कि किसानों के जमीन का मालिकाना हक किसी दूसरे जमींदार को दे दिया था। तो ये था सामंती व्यवस्था और इससे भी जनता काफी दुखी रहती थी। जनता नाखुश था अपने राजा से, क्योंकि जब कभी भी देश में समस्या होगा तो देश के राजा से ही पूछताछ होगी। ठीक है, जिस प्रकार आपके अपने घर में किसी प्रकार के समस्याएं होते हैं तो आप अपने गार्जियन को बोलते हैं कि ये समस्याएं क्यों हैं, ना कि गांव के लोगों को या घर के अन्य सदस्य को। कभी भी लोग गार्जियन को ही देखेगा। उसी प्रकार देश की बात करें तो उस समय देश का मालिक, मुखिया कौन था? राजा था। तो लोग राजा को कोसा करते थे, तो क्योंकि सभी भागीदारी राजा ही हुआ करता था। तो सामंती व्यवस्था सबसे बड़ा कारण था 1789 ईस्वी की क्रांति के। दूसरा, टैक्सों में वृद्धि। जनता, किसान, मजदूर कोई भी काम करते थे, यहाँ तक कि उनके ही अनाज पर टैक्स लगा दिया गया था। ठीक है, उनके पास किसी क्रांति के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि जनता अपने ही अनाज पर, बोए गए अनाज पर टैक्स, कोई भी काम करता था उस पर टैक्स, यहाँ तक कि इधर एक जगह से दूसरे जगह जाने पर भी टैक्स। टैक्स का अर्थ होता है कि किसी क्षेत्र विशेष या कोई काम करने पर आपसे अलग से सरकार पैसा लेगी, जो पैसा सीधा सरकार यानी कि राजा के पास चला जाता था। तो इससे जनता को भी काफी नुकसान होती थी और टैक्स में काफी वृद्धि कर दिया गया था। और ये टैक्स केवल गरीब किसानों पर था, सामंत पे नहीं था, यानी कि अमीरों के पास नहीं था। दूसरा सबसे बड़ा कारण था मजदूरों का शोषण किया जा रहा था। मजदूरों का काफी शोषण किया जा रहा था। शोषण इस हिसाब से किया जा रहा था कि मजदूर से अधिक समय तक काम करवाया जाता था। मजदूरों के साथ इस तरह से अत्याचार किया जाता था कि अधिक समय तक काम करवाया जाता था, कम मजदूरी दी जाती थी, उनके रहने के लिए घर नहीं था, रहने के लिए व्यवस्था नहीं था, वहां पे सुख सुविधा नहीं था, साथ ही साथ उनके लिए हॉस्पिटल की भी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। जब मजदूर इसके लिए अपना आंदोलन करते थे तो मजदूरों के साथ और शोषण किया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था और राजा इनकी कोई सहायता नहीं करता था, क्योंकि राजा का कनेक्शन सीधा सामंत और उद्योगपतियों के साथ था। तो मजदूर अक्सर उद्योगपतियों के साथ रहेंगे, क्योंकि उद्योग धंधे जो लगाते हैं वहां मजदूर होते हैं, जो खेती करते हैं वहां किसान होते हैं, सीधी सी बात है। तो मजदूरों पर शोषण किया जा रहा था। किस हिसाब से? आपको पता चल गया कि अधिक समय तक काम करवाना, कम पैसा देना यानी कि मजदूरी कम देना, ठीक है, रहने के लिए घर नहीं होना, मजदूर काम करते करते बीमार हो जाते थे तो उनके लिए हॉस्पिटल की भी सुविधा नहीं होती थी। तो ये मजदूरों के साथ शोषण हुआ। दूसरी बात, गरीबी और बेरोजगारी। उस समय अलग अलग क्षेत्रों में राजा अपना भोग विलास रहते थे, मतलब अपने काम करते थे और युद्ध होती थी और राजा बहुत खर्च करता था और वो सारा वसूली जनता से करता था। जनता काफी परेशान थी, गरीबी जनता के पास और गरीब
और गरीब होते चले, यानी कि गरीब जो होते थे उनके पास और गरीबी आती चली गई, और जिनके पास बेरोजगार मतलब जो जिनके पास रोजगार था उनके पास वो भी रोजगार नहीं रहे। और एक समय ऐसा आया कि उनके पास क्रांति के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा। और गरीबी और बेरोजगारी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के पास अगर धन दौलत नहीं हो, ठीक है, अपनी खाने पीने की समस्या हो, तो उसे हम गरीब कहेंगे। और बेरोजगार का मतलब होता है कोई किसी काम के योग्य है और उसकी योग्यता के अनुसार उसे काम नहीं मिलना, बेरोजगारी कहलाता है। तो गरीबी और बेरोजगारी यह 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण बना। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। ये एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना। और ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण को लिखें। तो उम्मीद है अगर आपसे पूछेगा तो ये लिख सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट या लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट जानेंगे कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम निकला, क्या बदलाव हुआ। देखो याद रखना, जब भी क्रांति होता है तो क्रांति के बाद वहां पे कुछ बदलाव किए जाते हैं, क्योंकि जब क्रांति होता है तो वहां कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मतलब कि परिवर्तन होता ही होता है। तो देखिए हम जानेंगे कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बाद किए गए बदलाव, यानी कि जब फ्रांसीसी क्रांति होती है तो लुई 16वां को बंदी बना लिया जाता है। लुई 16वां को जब बंदी बना लिया जाता है तो उसको जेल में भर दी जाती है। और उस समय 1789 ईस्वी में एक शख्स था जिसका नाम था नेपोलियन। आपको पता होना चाहिए कि 1789 ईस्वी में ही नेपोलियन राजनीति में प्रवेश करता है, और बहुत ही नेक आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। आप इतना जानिए कि फ्रांस के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो हम जानेंगे 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बाद किए गए बदलाव। सबसे पहला बदलाव कि जितना भी उस पर शोषण किया जा रहा था लोगों के साथ, वो सब हटा दिया जाएगा, सीधी सी बात है। यानी कि सीधी सी बात हम कहें, सामंती व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। यानी कि मजदूरों का जो जमीन था उस जमीन पर दूसरे का मालिकाना हक होता था, उस दूसरे के मालिकाना हक को छीन करके जिसका जमीन होगा उसको दे दिया गया। तो सामंती व्यवस्था हट गई, ठीक है। उसके बाद सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया। यानी कि सामंत यानी कि अमीर और जमींदार लोगों के पास काफी विशेष अधिकार हुआ करता था, उनके अधिकार को छीन लिया गया और सभी को एक समान माना जा गया। ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा था, कहाँ पर, फ्रांस में, ठीक है। और इस चीज को देख करके बगल के देश में काफी उत्सुकता जगी, और वहां पर भी धीरे धीरे राष्ट्रवाद का उदय होने लगा। यानी कि यूरोप के अन्य देश में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और उसके साथ साथ अपना एशिया में भी उदय हुआ। हम जानेंगे, उसकी भी लंबी कहानी है। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। याद रखना, फ्रांस में फ्रांस में अपनी अकॉर्डिंग, जैसे राजा जो हुआ करते थे, विशेष रूप से लोगों को विशेष अधिकार दिए करते थे, और एक जो भाषा हुआ करती थी भाषा को माना ही था। और याद रखना, जो फ्रेंच भाषा था उस फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। कब? 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बाद। उम्मीद है सारी बातें समझ में आ रहा होगा। दूसरा, नाप तौल की पद्धति को एक समान किया गया। याद रखना, जो फ्रांस में जब फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा हुआ करते थे और सामंत हुआ करते थे, और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर नाप तौल की पद्धति भी अलग हुआ करती थी। तो जब नाप तौल की पद्धति अलग होगी, नाप तौल कहने का मतलब होता है कि किसान जब अपना अनाज लेकर के बेचने के लिए दूसरे जगह जाएंगे तो वहां पर उनको, जब बेचने के लिए जाएंगे तो वहां पर उनके नाप तौल में अंतर दिखेगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि 10 केजी माना जाएगा किसी क्वांटिटी को, और उसी क्वांटिटी को वहां कम कर दिया जाए चाहे ज्यादा कर दिया जाए, तो इससे किसानों को नुकसान हुआ करता था। तो यह काम किया गया कि नाप तौल की पद्धति पूरे फ्रांस में एक समान कर दिया गया। उम्मीद है सारी बातें समझ में आ रही होगी। पांचवा पॉइंट है, विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि सामंत लोगों के पास विशेष अधिकार था, उस अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि जो लोग जमींदार हुआ करते थे, जिनके पास अमीरी था, जिनके पास पैसा था, जिनका कनेक्शन डायरेक्ट राजा से वो करता था, तो राजा तो अब पकड़ा गया है, राजा को राजगद्दी से हटा दिया जाता है। और एक बात याद रखना, जब घर के मुखिया हट जाते हैं तो उस घर के मुखिया के पद पर किसी को ना किसी को बैठाया जाता है। तो फ्रांस में ही कोई ना कोई राजा आएंगे, ये कंफर्म है। नेक्स्ट, अगर हम बदलाव की बात करें तो नया संविधान लागू किया गया। यानी कि देश में नए तरीके से शासन स्थापित किया जाएगा। और याद रखना, जब 1789 ईस्वी में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ना,
1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ना, तो इसी समय माना जाता है कि दुनिया में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसी समय से माना जाता है दुनिया में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और इस समय फ्रांस की सेना में नेपोलियन शामिल था, और इसी साल नेपोलियन के मन में आया कि अब हम राजा बनेंगे, और इस समय राजा बनने की वह प्रक्रिया शुरू करता है नेपोलियन, और अंततः फ्रांस का राजा भी बनता है। उसकी भी लंबी कहानी है, इसमें अगर बताएंगे तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। उम्मीद है यह बात समझ में आया होगा। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बाद किया गया बदलाव। ये भी काफी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में काफी रिपीटेड है, ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसे लिख लीजिए।